नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना। फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएक्स की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो क्रिप्टो करेंसी का खास शो है जो कि हम कॉइन डीसीएक्स से मिलकर लेके आते हैं, और अब तक का इस कार्यक्रम के बहुत सारे एपिसोड हो चुके हैं जो कि आप कॉइन डीसीएक्स की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं, उनके ऐप पे भी जाकर देख सकते हैं, और आप चाहें तो फाउंडर इंडिया हिंदी पे भी जाकर देख सकते हैं। ये लर्निंग और अर्निंग का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एज फार एज द क्रिप्टो करेंसीज टू बी कंसर्न, क्योंकि हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, उनसे कई बार तो इतना बेसिक सवाल पूछ लेते हैं जो पहली क्लास का होगा, और कई बार टेक्निकल्स पे चले जाते हैं और कुछ लीगलिटी वाले इशू, कुछ खबर वाले इशू से ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो शायद ग्रेजुएशन वाले का भी होगा। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल बेसिक करते हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल हाई एक्सट्रीम पे जाता है कि हमको पता ही नहीं है। तो हम अपने मेहमानों से उल्टा ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, और ऐसे कर भी रहे हैं हमारे मेहमान, और हम भी खुद भी ऐसे ही पूछते हैं उनसे सवाल कि सबको समझ में आ जाए। जो भी शो को देखता है 100% मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ ना कुछ पाके जरूर जाता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने जब इस शो के साथ शुरू किया था तो मैं क्रिप्टोस की बहुत कम जानकारी रखता था। आज कम से कम क्रिप्टोस के बेसिक फंडामेंटल्स को समझ रहा हूँ, और पिछले 2-2.5 महीने की अगर आप मेरी लर्निंग भी देखेंगे तो मेरे भी एक लेवल तक, एक नॉच तक तो मेरी भी लर्निंग हुई है क्रिप्टोस की। तो मैं सभी मेहमानों का थैंक यू भी करूंगा, और आज भी मेरे साथ पुनीत जुड़ रहे हैं, उनसे हम करेंगे जरा बातचीत। और फाइनली जिस बिटकॉइन के अंदर हम कह रहे थे कि थोड़े बहुत कट हमको एक्सपेक्ट है कि मिल सकते हैं, मिलने चाहिए। अच्छा, मिल सकते हैं तो अलग बात है, बट मिलने चाहिए थे, वो थोड़े बहुत मिले हैं। मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, एक बार पुनीत कनेक्ट हो जाएंगे तो आप मेरे को बताइएगा, फिर हम आपको स्क्रीन के से बाहर से लाके एक बार पुनीत से आइडिया भी दिलवाएंगे कि अब हमको क्या करना चाहिए। जब तक मैं 2-3 कॉइन्स के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं, जो कि हम बिटकॉइन के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले तो बीटीसी यानी कि बिटकॉइन के बारे में ही आते हैं। तो पुनीत इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं। हाय पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से मैं अभी आपके पास लौट के आ रहा हूं, और अभी मैं आपसे करता हूं वापस बातचीत। फाइनली हमें 13% बीटीसी के अंदर एक कट लगा हुआ मिला हुआ है, तो आज मजा आएगा। कम से कम आज मजा आ रहा है कि वापस जो लोग बाहर खड़े हुए थे शायद उनके अंदर री एंट्री उनको मिल जाए। बट पहले एक बार मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करके आपको पूरा दिखा देता हूँ कि बीटीसी के अंदर हमको इस समय करना क्या है। ये एक्चुअली जिस मोमेंटम के साथ हम फेस के साथ कर रहे थे, और हर गैप को ये फिलअप करते हुए लगातार नॉन स्टॉप चल रहा था। 2 बड़ी बार कम से कम बनी है आज के सेशन में। इन 2 बड़ी बार्स का फायदा हमको कैसे उठाना है, क्या ये बड़ी बार एक्सटेंडेड बार्स होने वाली है? और पुनीत इसके लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि पुनीत कैंडल स्टिक्स बहुत अच्छे से देखते हैं, इंडिकेटर्स पर थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। तो एक तो ये उनकी बार्स फिलोसफी हम समझते हैं कि ये 2-3 बार जो बनी है इसको कैसे देखते हैं, जिसमें से एक बार की तो बॉडी भी काफी डीप है। आई होप सो कि ये शायद डिसाइसिव बार है। जो छोटी छोटी बार्स होती है थोड़ी इंडिसाइसिव होती है, जैसे आप बीच बीच में देख भी पा रहे होंगे, बट ठीक है, ये गैप बार बार मिलता था, आज थोड़ा बार है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास अगर मैं बॉलिंगर बैंड जो हमने यहाँ पे आप 2 ब्लू लाइंस देख पा रहे होंगे बिल्कुल कॉर्नर में, उसका एक मीन है, मीडियन होता है। उसका जो मीडियन है वो करीब करीब 24 लाख के आसपास बन रहा है। ये मैं डेली चार्ट पर देख रहा हूँ। टिपिकली जो इन्वेस्टमेंट पोजिशनल इन्वेस्टमेंट्स होती है वो टिपिकली डेली चार्ट्स पर देखी जाती है। 15 मिनट्स पे, आवरली पे, 1 दिन 2 दिन तक की देखी जाएंगे। डेली चार्ट्स पे हम देखी जा सकते हैं हफ्ते भर 10 दिन की पोजीशंस को। फिर वीकली और मंथली चार्ट्स आते हैं जब आप मंथली और सालों का व्यू रखना चाहते हो आप। ठीक, तो इसके अंदर हमको अगर मैं सिर्फ डेली की जो नियर बाय की हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से देखें तो शायद 24 लाख हमारे लिए एक सपोर्टिव रेंज हो सकता है। 24,78,000, रफ में 25 लाख आप मान के चलिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं आज का लो। पिछले 24 घंटे का अगर आप लो देख पा रहे होंगे तो अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे तो जो लो लगा है वो 26,61,000 रुपए का लगा है कॉइन डीसीएक्स पर, और जो हाई लगा है वो 31,000 का लगा है। यानी कि ये बात तो तय है कि जो स्विंग है वो बहुत वाइड है। दूसरा, एक मेजर अनाउंसमेंट और हुई है बाइडेन साहब की, जो कि यूएस में हो चुकी है।
तो मैं सारी चीजों को थोड़ा समअप करके आपके सामने सारी चीजें रख रहा हूँ, फिर हम पुनीत से कनेक्ट होके इसको ट्रेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जो एक लेमैन की जितनी रीडिंग हो सकती है उतनी रीडिंग मैं और आप हम दोनों मिलके कर लेते हैं। दूसरी बात, फिर एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करने का मजा अपना ही है। एक और चीज, क्या एक 3 बार से बोला जा सकता है कि बाजार के अंदर रिवर्सल की शुरुआत हुई है? शायद नहीं। मार्केट के पास रिदम इतना स्ट्रांग है, इसका बेस इतना स्ट्रांग है, पंपिंग इतनी स्ट्रांग है कि इसको खत्म करने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी बार्स लानी पड़ेंगी और बहुत बड़े कट लाने पड़ेंगे, बहुत नेगेटिव खबरें लानी पड़ेंगी। ये सिर्फ भाव और भावनाओं वाला खेल नहीं रहा, अब इसमें इंस्टीट्यूशनल्स का गेम भी हो चुका है। तो इंस्टीट्यूशनल इसको कोलैप्स करना पड़ेगा, तब जाके बीटीसी वगैरह आपको बहुत सस्ते होकर दिखेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या हम इस तरह की बार्स को एक अपॉर्चुनिटी माने री एंट्री करने की, कि हमको महंगे पे महंगा 31-32 लाख हम पहुंच के थे, आज हमको 27 लाख पे वापस मिल रहा है, तो क्या करें? आपको ध्यान होगा कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले भी 27 लाख की हुई है, अगर हम एसआईपी के हिसाब से भी चल रहे हैं तो अब करते हैं जरा पुनीत को कनेक्ट, और पुनीत से जरा अब पता करते हैं कि पुनीत क्या करना चाहिए। पुनीत, तो ये स्क्रीन पर आपने चार्ट आप बीटीसी का देख ही पा रहे होंगे। तो 2-3 चीजें थी जो हमने कहनी थी कि रिवर्सल की तो काम नहीं मत करो, रिवर्सल तो कुछ नहीं है, इसको हम कहते हैं थोड़ा थकान, इंग्लिश में इसको कहते हैं फटीक, और टेक्निकल्स में इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट, कि थोड़ा सा कमजोरी है, थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है। क्योंकि आप कैंडल स्टिक्स देखते हो जो पिछले 2-3 कैंडल्स बनी है, एक तो इसके बारे में आपकी रीडिंग क्या है, दूसरा ये कैंडल बैक टू बैक थोड़ी और एक्सटेंडेड कैंडल्स में होने वाली है, यानी कि थोड़ा और नीचे आ सकती है। से अगर हम 1-1.5 लाख रुपए और बचा लें एंट्री करने का तो और अच्छा है, नहीं तो फिर आप इसमें क्या राय दोगे? एक बार जरा अब आपका व्यू पॉइंट है, हमने जो बोलना था बोल दिया। Okay, so good afternoon first of all everyone, and अभी जो मतलब लास्ट कैंडल हमारे पास बनी है, ये बेसिकली अभी हुआ क्या है, बिटकॉइन डोमिनेंस जो थी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर काफी टाइम से प्ले कर रही थी। तो रफली 5 की क्या मतलब 4 तारीख से मतलब हम ट्रेंड लाइन के ऊपर प्ले कर रहे हैं डोमिनेंस के ऊपर। तो व्हाट वी हैव सीन सो फार इज कि मतलब बिटकॉइन जो डोमिनेंस है वो नीचे आने की कोशिश कर रही है। सो बेसिकली अभी जो आपकी मतलब जो डाउन ट्रेंड मतलब वो आपकी कैंडल्स बनी है 4 आवर में, तो वो बस इस चीज को प्रूव कर रही है कि हाँ अब मार्केट शायद ओल्ड सीजन की तरफ भाग रही है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में बीटीसी का जो करंट प्राइस है वो तो मैं मतलब ये कहूंगा कि अभी भी ओवरऑल बुलिश ही है। अगर आप उसको वीकली के ऊपर देखते हो तो वीकली के ऊपर इट इज स्टिल बुलिश इनफ, मंथली के ऊपर भी काफी बुलिश ही है, और वीकली के ऊपर अभी उसके पास मतलब रफली 6 दिन है तो अपनी कैंडल क्लोज करने के लिए, और अभी उसका मतलब फर्स्ट मतलब एक पहला दिन ही है आज का देखा जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आई एम स्टिल बुलिश कि मतलब बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा फॉर द लॉन्ग रन। सो अगर आपको मतलब आज बाय करना है तो आप आज आप बाय करके रख सकते हैं, और यू कैन होप फॉर लाइक नो फॉर इट टू गेट गो हायर। बाकी मैंने आपको लास्ट टाइम आपके मतलब जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी फ्राइडे को, तो मैंने आपको यही बोला था कि मतलब अगर बिटकॉइन अपना मतलब कंटिन्यूशन देता है अपने इस बुल रन में, मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर बुल रन में कंटिन्यूशन देता है तो 46-47,000 तक टच होके आ सकता है। लेकिन मैंने खुद ने वहां पे मतलब 41,000 के आसपास अपनी एग्जिट ले ली थी उस टाइम पे, सच बताऊं तो 41,000 के आसपास मैंने अपनी एग्जिट ले ली थी, और आई वाज डैम श्योर कि मतलब मार्केट अब शायद ऊपर नहीं जाएगी। तो हुआ भी यही कि मोमेंटम उस टाइम पे खत्म हो चुका था, और अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में भी क्या मतलब आज और कल में देख रहा हूं मैं कि आज और कल में मार्केट शायद अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाते हुए या फिर मतलब कंसोलिडेशन दिखाते हुए इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा रुकेगी, तो जहां पे अभी है ये। ठीक है, बट कमिंग बैक टू टेक्निकल्स, तो टेक्निकल्स अभी फिलहाल मेरे ये कह रहे हैं कि मार्केट अभी भी काफी मार्केट का अभी भी काफी स्कोप है, और वी कैन होप टू सी इट गो टिल $31,000 तक, मतलब ये जा सकता है एक बारी। और ये $31,000 तक जाता है तो उससे नीचे क्लोज होता है मार्केट 4 आवर पे या फिर डेली पे, तो उस केस में मैं कंप्लीटली बेरिश हो जाऊंगा, और मैं फिर मतलब मैं ये कहूंगा कि अब यहाँ पे शॉर्ट्स खोलने बनते हैं, क्योंकि जो लास्ट मोमेंटम है जो अभी हम कैंडलस्टिक्स पे देख रहे हैं, ये कैंडल्स आपकी जो 4 आवर पे आपकी जो स्टार्ट हुई है ये हुई है अपना
कल दोपहर 1:30 बजे से इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग कल दोपहर 1:30 बजे से मतलब काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स आने लगी हैं रिवर्सल के डायरेक्शन में। तो अगर मैं इस कैंडल साइज के अकॉर्डिंग जाता हूँ कि मतलब जो मोमेंटम मुझे भी दिख रहा है इसमें डाउन साइड में, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अभी मतलब डाउन साइड में ज्यादा मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा कि मार्केट अब नीचे जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा। वीकली के ऊपर मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बोला, वीकली के ऊपर अभी भी मैं बुलिश हूँ, और वीकली के अकॉर्डिंग अभी भी मार्केट ऊपर ही जाती दिख रही है। ठीक है। ठीक है। मैं दो मैं दो वापस जो पुनीत अभी डिस्कस भी कर रहे थे, एक तो वीकली और दूसरा डेली, इन दोनों के अंदर इंपॉर्टेंस है, इसलिए शायद पुनीत ने भी इस चीज को नोटिस किया और आपको नोटिस करवाया। और मेरा भी मानना है अच्छा है, जरूरी है कि सौदे हम बहुत सारी चीजों में आपको ट्रेड करवाएं, बट ये है कि पता तो हो कि हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जो पुनीत ने बात बोली, मैं थोड़ा सा और आपकी भाषा में इसको रिफाइन कर देता हूँ। पहला पॉइंट, बीटीसी का एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो बैक टू बैक 2-3 बड़ी कैंडल्स है। ये बड़ी कैंडल्स का इसको हम कहते हैं कि अब ये किसी भी मोमेंटम को एनगल्फ करने के लिए आएंगे। ये एनगल्फ हो रहा है, आपके 3 बड़ी कैंडल्स को ऑलमोस्ट एनगल्फ कर चुकी है। दूसरा, किसी भी कैंडल्स को रोकने के लिए एक बेस चाहिए होता है, और या तो विक हो, अभी तक कोई विक नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एक विक बना है, तो कैंडल से एक आउट कैंडल हो चुकी है, ये एक विक बना है, आउट कैंडल हो चुकी है। बट ये कैंडल अभी भी पूरी बॉडी के साथ कंप्लीट है, यानी कि ड्रैग करने पे आया तो कहीं भी लेके जा सकती है, कहीं भी लेके जाने पे आए तो आज ये हमने यूएसडीटी के अंदर बिटकॉइन को लगाया हुआ है, इसलिए आप इससे कंफ्यूज ना हो कि पहले तो बिटकॉइन के भाव कुछ और थे अब कुछ और है। तुमने यूएसडीटी के अंदर बिटकॉइन लगा रखा है जो कि अभी 33,000 के आसपास चल रहा है, इसी पे नोटिस करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका एक जो बोलिंगर बैंड का बेस है वो 31,000 है, इसलिए शायद पुनीत ने इस बात को भी नोटिस किया होगा। हो सकता है उनके इंडिकेटर्स अलग हो, लेकिन उनके इंडिकेटर्स और मेरे इंडिकेटर्स में एक पॉइंट ये मैच कर रहा है कि हाँ 31,000 पे आसपास इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, इस वाली कैंडल्स को, जो कि भी पूरी कंप्लीट बॉडी भरी हुई है और ये एनगल्फ पे एनगल्फ करते जा रही है। ये 31,000 पे आके रुक सकती है, पहला सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, ये तो डेली चार्ट पे हो गया कि आपको एंट्री एक बार 31,000 पे देखनी है। अब मैं इस डेली चार्ट को एक काम करता हूँ, इसको हम कर देते हैं जरा वीकली पर। जरा वीकली के अंदर ध्यान दीजिएगा, जो पुनीत ने भी एक आपको बात इंपॉर्टेंट बताई है। अब यहाँ पे आपने 3 कैंडल देख रही थी, चार्ट और लोड। वीकली चार्ट जैसे आप देखेंगे, आपको ना 3 कैंडल से दिखेंगी, बकायदा आपको एक ही कैंडल दिखेगी। यानी कि पहली बार वीकली बेसिस पर, अगर आप काफी दिनों बाद देख रहे हैं तो मैं आपको दिन भी बता देता हूं, 14 दिसंबर के बाद, 14 दिसंबर के बाद पहली बार आज एक रेड कैंडल बनी है, जिसको हम वीकली बेसिस पर कैंडल कह रहे हैं। आप ये देख पा रहे होंगे अच्छी से। दूसरी बात, इसकी जो प्रीवियस कैंडल है जिसको एनगल्फ कर सकती है, उसका एक विक बना हुआ है। विक इन द सेंस यानी कि उसकी पूंछ, किसी भी कैंडल की उसकी पूंछ बनी हुई है। ये जो पूंछ बनी हुई है 27,000 पे भी बनी हुई है, और इसके अंदर जो और बेस है वो 26,000 तक की भी है। यानी कि अगर मैं इस पूरी बार को भी एनगल्फ कर लेता हूं तो वो आके करीब करीब 31,000, और इसकी अगर मैं विक को इंटरेस्टिंगली ऐड कर देता हूं तो शायद हो सकता है सेकंड फेज की गिरावट वो मेरे को 27,000 तक भी लेके आ सकती है यूएसडीटी टर्म्स में। ठीक, तो 2 चीजें तो बड़ी तय है कि वीकली बेसिस पर अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट डेली बेसिस पर पता किया जा सकता है कि हाँ एक बार के लिए हम कहां रुक जाएंगे। तो इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म मोमेंटम देख रहे हैं तो शायद 31,000 यूएसडीटी ये आपके लिए एक सपोर्टिव एरिया होगा। पुनीत, अगर इसके अंदर हम कहीं भी कहीं हमने कुछ गलत बोला या कोई और आपको ऐड करना है तो आप हमको बता दीजिए। नहीं सर, एक्चुअली मेरा यही मतलब पॉइंट था, और यू एक्सप्लेन इट क्वाइट वेल। तो यही मेरा मतलब अभी फिलहाल के लिए टारगेट है, मतलब 31,000 पे मैं सपोर्ट लेना चाहूंगा। और टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो अभी फिलहाल का करंट मार्केट का जो लेवल है, यहाँ पे भी इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेके हमारा 35,000 को दोबारा से क्रॉस ओवर दे देता है, मतलब 35,000 के ऊपर क्लोज हो जाती है आपकी 4 आवर या फिर डेली कैंडल, तो उस केस में मैं मार्केट में दोबारा बुलिश हो जाऊंगा। ठीक है, मुझे उसकी बहुत कैंडल से डिसेसिव का काम करती है। जिनको लेके आनी है, एक बार ही इंडिसाइसिव कैंडल हाईली प्रोफेशनल लोगों, क्योंकि अगर आप मान के चलेगा कि आप ऊपर पे भी हैं और आपको नीचे पे भी जाना। और हम बात पुनीत, आपको ध्यान होगा जब लास्ट टाइम हम आपसे बात कर रहे थे, हमने आपसे कहा था ना कि एक एसआईपी से दूसरी एसआईपी में, भले आप बढ़ते हुए ट्रेंड के अंदर ही क्यों ना हो,
आप बहुत ही एग्रेसिव फायर वाले ट्रेंड के अंदर क्यों ना हो, कम से कम 10 से 15% का गैप रखना आप एक एसआईपी से दूसरे एसआईपी में। तो अगर आप पुरानी एसआईपी में और इस पुरानी नई वाली एसआईपी में देख रहे हो तो आप हायर एंड पे लोअर एंड पे दोनों पे आप आ रहे हो, क्योंकि जो मेजोरिटी देखो आप इसी से अंदाजा लगा लो, आज आपकी गिरावट 17% की बीटीसी पे शो कर रहा है, 26 लाख का लो लगा हुआ है, 26,61,000 का लो लगा हुआ है, तो सारा का सारा 20% के अंदर है। हाई और लो कहोगे तो मैं आपको चेक करा सकता हूँ बीटीसी का। आई इसको छोड़ दीजिए, चलो इसी पे भी आपको दिखेंगे तो आपको हाई दिख जाएगा। 24 घंटे का हाई है 31,000 का, 41,000 का, और 24 घंटे का लो है 33,000 का। अगर आप इसको दोनों का परसेंटेज टर्म्स में डाल दोगे तो 20% का ये स्विंग आ गया। तो अगर आप हायर एंड से लोअर ब्रैकेट पे हो या लोअर एंड से हायर ब्रैकेट पे, तो टोटल स्विंग 20% के मिल रहे हैं। तो कम से कम आप अपनी एसआईपी में भी 20% का फर्क रखना। ये एक कोई बुकिश वैसा फॉर्मूला नहीं है, बट इस स्विंग ट्रेड का फॉर्मूला जरूर है कि जो हाई लो बन रहा है इन द एक्सट्रीम फैक्टर्स के अंदर, तो आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अब आपका फेज ये होना चाहिए कि मेरे नेक्स्ट फेज एसआईपी कैन और बिलो द 20% हो, या आइदर आई हैव टू बुक अबव द 20%, क्योंकि मेरे को 20% का रूम देना पड़ेगा, प्लेग्राउंड देना पड़ेगा। अगर आप 20% का प्लेग्राउंड नहीं लेके बैठे ना, तो आप चले जाओ फिर बिटकॉइन को छोड़ के, फिर कोई और असेट क्लास ढूंढो, फिर ये क्रिप्टोज आपके काम का नहीं है। यस पुनीत। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में आपके पास यहाँ पे सबसे बड़े मूव्स हैं। आप यहाँ पे फॉरेक्स और इक्विटीज के आपके जो मतलब जेनरिक फॉर्मूलाज होते हैं, आप उनको मतलब एज इट इज प्ले आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर आपकी जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी इज वे हायर देन कंपेयर टू लाइक इक्विटीज एंड फॉरेक्स मार्केट्स। तो उस हिसाब से अगर आप आज भी आप ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं 5% के लेवल पे मतलब अपना दोबारा से एंट्री ले लूंगा, 10% पे ले लूंगा, तो यू मे मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरा मतलब हमेशा गोल यही रहता है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जो भी आपकी एंट्री है उसको मतलब 1 to 2% के आसपास ही रखो, कि आपके पोर्टफोलियो के 1 to 2% ही आपका पोर्टफोलियो एंटर होना चाहिए मार्केट में, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी, अब अगर आपको री एंट्री लेनी भी है तो री एंट्री का आप हमेशा फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करें, फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ करना सीखें अपना। जब आपके फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ होते हैं तो मेरा गोल होता है कि मैं आपको बोलूं कि आप 50% जो आपकी रिट्रेसमेंट है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, आप हमेशा 50% को अपना टारगेट करके चलो कि आपको वहां पे एक एंट्री लेनी है। अब वो चाहे अचीव हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको 50% को टारगेट करना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं बोलता हूँ वो ये बोलता हूँ कि मार्केट जब एक ऑनगोइंग ट्रेंड में होती है तब आप वहां पे रिवर्सल की वेट ना करो, एक छोटी सी एंट्री उस टाइम पे भी ले ही लो, क्योंकि देर आर चांसेस कि जहां पे मार्केट है अभी, मार्केट उसी चीज को आगे ड्रैग करते करते आगे निकल जाए। ठीक है, अब ये चीज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में आती है। तो अभी जो हम फिलहाल हम जो नोटिस कर रहे हैं वो है डाउन ट्रेंड, और काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो आपकी प्राइस का मतलब प्राइस एक्शन है यहाँ पे, आपके जो कैंडल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिलहाल के लिए। अभी आप जो मतलब अगर आप इसको डेली में देखते हो तो जो कल की कैंडल क्लोज हुई है, कल की कैंडल ने बेसिकली एक हैमर बनाया है, और वो एक काफी बड़ी विक थी कल की कैंडल में। ठीक है, डेली के ऊपर, हाँ जी, जो ये आपकी देख रहे हो, हाँ जी। तो इस कैंडल को मतलब अगर आप इसको नोटिस करोगे तो इसकी जो विक है काफी बड़ी है, इसकी मतलब जो इसकी बॉडी टू जो इसकी विक रेशियो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब विक के फेवर में। सो यहाँ से हमें एक जनरल आइडिया मिलता है कि यहाँ से मार्केट शायद दोबारा ऊपर जाएगी अब। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बजाय यहाँ से मार्केट और नीचे आ गई। सो दैट बेसिकली मीन्स कि अब हमारे पास जो सेलर्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो देयर आर चांसेस कि मतलब यहाँ से मार्केट और नीचे आ जाए, बट आपको अपने फंडामेंटल्स को यहाँ पे देखना पड़ता है कि फंडामेंटल्स हमारे कितने स्ट्रॉन्ग है या कितने वीक है। आज की डेट में जैसे आपने स्टार्टिंग बोला कि इंस्टीट्यूशंस मतलब हमारे पास एंटर हो चुके हैं, तो इंस्टीट्यूशंस को मतलब अगर वो इंस्टीट्यूशंस एग्जिट लेते हैं देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अब बीटीसी का रेट बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आज बीटीसी एक हेज प्रोडक्ट बन चुका है, जहां पे लोग पहले अपने गोल्ड को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट यूएसडीटी खरीदते थे, आज वहां पे गोल्ड को कुछ हिस्से, कुछ पार्ट तक बीटीसी ने रिप्लेस कर दिया है। तो उस केस में बीटीसी हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एसेट। ठीक है, तो उस केस में अगर आपके पास मतलब अगर आपके साथ बीटीसी है तो वो आप सिर्फ उसको होल्ड करो,
लंबे टाइम के लिए होल्ड करो, छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं होल्ड कर सकते आप उसको, और वो आपको आज नहीं तो कल रिटर्न देके जाएगा, इस बात की तो श्योरिटी है। दूसरी चीज, इतने ड्रॉप के बाद आपको पैनिक सेल करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि हमें मैं पैनिक सेल कर दूं। देयर आर ऑलवेज चांसेस कि मार्केट कहीं पे भी हो जाए, क्योंकि जहां मर्जी है मार्केट वहां से उसके हमेशा चांसेस 50% ही रहते हैं, चाहे वो अप ट्रेंड में है चाहे वो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट के चांसेस हमेशा 50% ही होते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अगर मान लो आपने लॉन्ग एंट्री ली है, अगर आप सिर्फ खोलते हैं 20% के, अगर आप मतलब एक गैप रखते हैं, 20% का गैप इज अ गुड वन, तो उस केस में आपको मतलब एक एवरेज आउट एंट्री मिल जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपको आपका मतलब पूरी पूरी वॉल्यूम आपके पास मतलब सेटल हो जाती है, आपको एक पूरा ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर दिख जाता है। और फिलहाल के लिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी फिलहाल मार्केट, वो ये दिख रहा है कि अगर आपके पास लॉन्ग एंट्रीज हैं इस टाइम पे, अगर आपके पास रनिंग में है, आपके पास लॉन्ग एंट्रीज हैं, तो आप 35,000 या फिर 36,600, तो इन लेवल्स के आसपास अगर अपनी आपको मतलब अपनी लॉन्ग एंट्रीज क्लोज करनी है थोड़े बहुत लॉस के साथ, तो आप वहां पे लॉन्ग एंट्रीज को क्लोज कर सकते हैं। मैं ये फ्यूचर्स वालों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका मतलब फ्यूचर्स में एंट्री फंसी होगी आज शायद, या आज की डेट में। तो 36,600 के आसपास और 35,000, ये एक कुछ लेवल्स होंगे जहां पे आप मतलब आपको शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाए और आप यहाँ पे अपनी लॉन्ग एंट्री को क्लोज कर सकते हैं। मैं इस टाइम पे सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे मार्केट में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री ना लें और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें। मैं इस टाइम पे खुद अपने आप मार्केट से बाहर बैठा हूँ। ठीक है, डन। ठीक है, एक और चीज जो है वो लेसन है समझने का, ये है कि जब भी कोई एसेट क्लास, किसी भी एसेट क्लास पे लगाया सकता है, इक्विटीज में भी और क्रिप्टोज में भी, जब भी वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम दे, यानी कि जब एकदम से हिट अप हो जाए, एकदम से फॉल डाउन हो जाए किसी भी वजह से, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस की हो, चाहे वो कोई पॉलिसी ड्रिवन खबर हो, एक लेसन है उसके अंदर आप फिबोनाची जरूर डालिएगा। वजह उसकी क्या होती है कि उससे आपको ये पता लग जाएगा, आप उसको रोज ड्रैग करो। जैसे मान लो मैंने ये फिबोनाची लगाई, तो मैंने हो सकता है पहले यहां तक लगाई हो, फिर मैंने यहां तक लगाई हो, फिर मैंने यहां तक लगाई हो। आपको ना उस मोमेंटम का बिट्स एंड पीसेस पता लग जाएंगे, उस मोमेंटम का। मैं इसको इन्वेस्टर्स के लिए नहीं कह रहा, बट उस मोमेंटम का बिट्स एंड पीसेस पता लग जाएंगे। जैसे अब आप मेरे से पूछे, तो मैंने जो फिबोनाची लगाई हुई है, जिसको मैंने अपना बेस माना, वो 15 लाख से माना है, क्योंकि मैं मानता हूं इससे नीचे क्या देखना। भैया आपकी तो डेवलपिंग कॉस्ट ही 13, 14, 15 लाख है बीटीसी की आजकल। तो आपने अच्छा मोमेंटम 15 लाख का दिवाली तक आया हुआ था, तो उसके बाद का मैंने सारा एक ले लिया अपने अंदर। 15 लाख से मैंने अब तक का टिल हाई तक का, इन द टर्म्स ऑफ आईएनआर ही बता रहा हूं, अभी यूएसडीटी के टर्म्स में नहीं, आईएनआर टर्म्स में हम बीटीसी को देख रहे हैं। तो जो मैंने ड्रैग करके लगाया वो लगाया करीब करीब 31-32 लाख का। तो इस पूरे 15 लाख की जर्नी के अंदर मेरे को ये समझ में आ रहा है, मेरा 50% रिट्रेसमेंट आके वो 23.5-24 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। और अगर मैं फॉल के हिसाब से भी देखूं, तो जिसमें अभी ये चल रहा हूं 26 लाख में, तो इसके अंदर मैं अगर अपने को 23 लाख, 23.5 लाख है, 24 लाख पे मान के चलता हूं, तो यानी कि 10% का रिट्रेसमेंट अभी और मिल सकता है मेरे को। अभी ये मेरे 38% के रिट्रेसमेंट के आसपास आके रुक रहा है। जो पुनीत अभी आपको कह भी रहे थे कि ना कि प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे आके रुक जाए, आप अलग अलग तरीकों से भी देख सकते हैं। इनडिसाइसिव जो कैंडल स्टिक्स दिखते हैं उनके लिए इनडिसाइसिव कैंडल्स का बेस है, जो फिबोनाची देखते हैं उनके लिए 38% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट है। तो ये अलग अलग, ये आपको ना कोइंसिडेंटली मैच कर जाएंगे। जिसे हम इसको एक एग्जांपल से बोल सकते हैं, अगर आप चद्दर के 4 कॉर्नर होते हैं, अगर एक कॉर्नर को पकड़ लोगे तो 3 अपने आप आ जाएंगे। कुछ कुछ वैसा ही है ये भी। आप अगर आप एक टूल को भी अच्छे से डिराइव करने लगे ना, तो 2-3 टूल आपको सीखने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप ही वो वैसी फॉर्मेशन बना देंगे, वो दिखा देंगे आपको। जैसे शायद मैंने कैंडल स्टिक्स बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कैंडल स्टिक्स में आज पुनीत के साथ बैठ के उनसे हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो सीख जाते हैं। ठीक, तो एक बात और ठीक है, पुनीत जो एक बात आपको कह रहे हैं कि थोड़ा अभी दूर ही रहना चाहिए फ्यूचर्स वालों को, तो कंप्लीटली अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अब मैं सबको 23.5 से 24 लाख की बात भी क्यों बोल रहा हूँ, 26 लाख पे खड़े हैं, लो पे खड़े हैं 24 घंटे के, फिर हम और नीचे भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पूरी गुंजाइश है। इसलिए आप 10% का और कुशन भी मान के चलो कि अगर आपको करना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप बढ़ते हुए चैनल को देख रहे थे ना, तो उसका लोअर चैनल का बेस है,
और साथ ही जो बुलिंगर का भी बेस है वो करीब करीब आके 24.5 लाख के आसपास का बन रहा है। एक बार वो मेरा 50% रिट्रेसमेंट को पूरा करेगा। हालांकि बुलिंगर का मेरा मीडियन वो तो 24.5 लाख से ऊपर का है, बट मैं इसको थोड़ा सेफेस्ट साइड पे मान लेता हूँ कि 24 लाख ही है। तो मेरे को भी लगता है कि हाँ 10% ऑफ द टोटल राइड अभी मेरे को और डिस्काउंट मिल सकता है। अब आप साथ होगा क्या, बोले सर आया नहीं नीचे, यहीं से रिवर्सल हो गया। भाई ट्रेड छूट ही गया ना, घाटा तो नहीं देखे क्या? अगर आ जाता तो आपके पास अच्छे रेट पे आएगा ना। आप वेट करो सौदे की। देखो मार्केट के अंदर ना दो फिलोसफी जरूर होती है। पुनीत आप थोड़ा इंडोर्स भी कीजिएगा और बताइएगा अपना एक्सपीरियंस भी। हम भाव को साथ एंट्री कर सकते हैं, भाव को चला नहीं सकते। चलेगा मार्केट का सेंटिमेंट से ही। हम सिर्फ एक काम जो हमारे हाथ में है, ना मैं चला सकता हूँ ना मैं मार्केट को तोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इतना बड़ा जायंट नहीं हूँ। लेकिन मैं एक काम जो अपने हाथ से कर सकता हूँ ये कर सकता हूँ। मैं अपने रेट से आऊंगा, अपने रेट से जाऊंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे को ही करना है। तो मैं बैठा रहूंगा। अगर मेरे को रेट मेरे मिल जाएंगे तो ठीक है, रेट मेरे छूट जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। मैं 50% तो हूं ना अभी इन्वॉल्व, मैं 20% तो हूं ना इन्वॉल्व, मैं 30% तो हूं ना इन्वॉल्व। छूट जाएगा ना, इससे ना क्या होगा। अगर नहीं छूटा, मान लो मेरे रेट पे मेरे को मिल गया, तो मैं कम से कम एक अच्छी एंट्री लेके बैठाऊंगा जहां पे मेरा सारा रिस्क वर्ड कैलकुलेटेड है। आज मैं अपना रिस्क वर्ड सारा कैलकुलेटेड क्यों लेके बैठा हूं? क्योंकि मैंने मान लो एग्जाम्पल, मैंने एक 27 लाख पे मान लिया, मैं दूसरा 24 लाख पे ले रहा हूँ, तीसरा शायद हो सकता है 21 लाख पे भी ले लूं, क्योंकि मेरा वहां पे 21-22 लाख पे भी ले लूं, वहां पे 61% की रिट्रेसमेंट है। और सबका स्टॉप लॉस मैं 15 लाख रखूंगा, जैसे मेरी फिबोनाची है। मेरी सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्त इन्वॉल्व हुई इसके अंदर। मान लो किस्त 1-1 लाख रुपए के, तो मेरा टोटल रिस्क इज ओनली 3 लाख। वो भी तब जब 15 लाख जाएगा, जब 15 लाख कट होएगा। अब आप ये सोचो कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड कितनी अच्छे से मैनेज किया, इंस्टॉलमेंट्स में भी लिया, और यहां से अगर मान लो चल गया देन इट्स गुड, तो अच्छी बात है, क्योंकि हम बुल ट्रेंड में तो है, एक अच्छे असेट्स को लेके बैठे। पुनीत एक बार इस पे आपकी रिकमेंडेशन। सी अभी आपका जो आपने बात बोली बिल्कुल सही है कि अगर आप एसआईपी में जाते हैं तो एसआईपी हैज ऑलवेज बीन अ सेफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप उसमें मतलब आपकी डिफरेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना डिफरेंशियल क्या रख रहे हैं एंट्रीज के अंदर। तो अभी जो मतलब आपने बोला कि 10% या 20% के आसपास का, मतलब मैं एक गैप लेके चल रहा हूँ कि मुझे 10% या 20% की हमेशा मेरी एक वेटिंग पीरियड रहता है कि हाँ भाई मुझे उसी पॉइंट पे एंट्री लेनी है। देन इट्स अ गुड थिंग। मतलब मार्केट में आप जहां मर्जी एंट्री ले लें, आपकी वो एक गुड एंट्री ही होती है। रिमेंबर वन थिंग, मार्केट जिस मर्जी पॉइंट पे जहां मर्जी है, चाहे वो जितना मर्जी हाई चले गई, जितना मर्जी लो चले गई है, चांसेस उसके हमेशा 50% ही रहते हैं ऊपर और नीचे जाने के, दोनों साइड में। तो आप जहां मर्जी है मार्केट में, वहां से आप एक एंट्री ले सकते हैं। और अगर आपको 10% की वेट करनी है, 20% की वेट करनी है, तो दैट इज अ गुड थिंग एज वेल। ठीक है। तो आपको अपना जो रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको ऐसे मैनेज करना है कि आपको ये नहीं देखना कि भाई मुझे आज ही मिलियनेयर बनना है, मुझे आज ही लखपति या करोड़पति नहीं बनना है, इतना मत सोचिए। आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको हर रोज का सिर्फ 0.20 या 0.30% रिटर्न भी मिल जाए ना, देन इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको कंसिस्टेंटली मिल रहा है तो वो एक अच्छी बात है। जब एक मैं हेज फंड की बात करता हूँ, जैसे मतलब अगर मैं खुद एक हेज फंड मैनेज कर रहा हूँ, तो जब मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि बिटकॉइन का रेट आसमान फाड़ रहा है, आपने हमें इतना प्रॉफिट क्यों नहीं दिलवाया, तो मेरा मेरा हमेशा उनको यही जवाब होता है, आपको रिटर्न कंसिस्टेंटली मिल रहा है। तो आप इस चीज की वेट मत करो कि मार्केट अब कहाँ जा रही है, मार्केट कहीं पे भी जा सकती है। आपका गोल हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न का होना चाहिए। आपका गोल कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपको एक दिन के अंदर अरबपति नहीं बनना है। अरबपति आप किसी मार्केट में नहीं बन सकते। किस्मत वाली बात अलग है कि किस्मत आपकी लॉटरी निकल गई, वो अलग बात है। लेकिन कभी भी गलती से भी आप ये मत सोचो कि आपको आज ही अरबपति बनना है। दूसरी चीज, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड मत करो। कभी भी ये मत देखो कि इस लेवल के ऊपर मार्केट आके गिरेगी तो वहां से मैं शॉर्ट करूंगा, या फिर इस लेवल के ऊपर आके यहां से मार्केट ऊपर उठेगी तो मैं यहीं से लॉन्ग करूंगा। तो जो आप बोलते हो ना 10% 20% वाली री एंट्री, तो वहां पे भी आपके चांसेस ये रहने चाहिए कि आपको वहां पे भी ये देखना पड़ेगा कि वो लेवल पहले कंफर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा पुल बैक की। आपको पुल बैक की कंफर्मेशन की वेट करनी चाहिए हर जगह पर, जहां पे भी है। आपको अगर आपका 10% का ट्रिगर है, तो 10% के ट्रिगर पे आपको ये देखना चाहिए कि पहले यहां से अब इसने सपोर्ट उठा के ये ऊपर भागी है नहीं भागी। अगर ये ऊपर भाग रही है और उसने बाग पॉजिटिव दे दी,
आप एक टाइम फ्रेम को पकड़े बोल चलो, जैसे मैं 4 आवर को जनरली प्रेफरेंस देता हूँ, तो 4 आवर की कैंडल को आप प्रेफरेंस दो, उसको बोलो कि वो अगर आपके पुल बैक लेवल से ऊपर जाके सपोर्ट लेके क्लोज होती है तो उस टाइम पे आपकी लॉन्ग एंट्री बनती है, उससे पहले आप लॉन्ग एंट्री नहीं बनती। ये मेरी बिल्कुल एवरेज करो तो सही, लेकिन उस एवरेज को करते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखो कि मोमेंटम भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये मोमेंटम पुनीत अभी आपको बता रहे हैं कि वो मोमेंटम शो ऑफ भी होना चाहिए, वो उस पर्टिकुलर एरिया पे है कि जहाँ पे सपोर्ट लेना है वहां से वो पुल बैक की साइन सिम्टम्स जिसको कहते हैं ना कि लक्षण, वो लक्षण भी दिखा है। अगर लक्षण नहीं दिख रहे तो जस्ट वेट फॉर अनदर एवरेज, अभी रुक जाओ, उसको एवरेज को भी मत करो क्योंकि उस एवरेज में भी आपका डाउट हो गया। तो कुछ डाउट क्या है, क्योंकि वो लक्षण नहीं दिखा रही है पुल बैक के। फर्स्ट वेट फॉर द पुल बैक कि पुल बैक के लक्षण सिम्टम्स दिखाए। पुनीत बहुत अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। एक्चुअली आज हमने पॉइंट डिस्कस नहीं किया, आज मार्केट का मोमेंटम डिस्कस किया, आज हमने मार्केट की फिलॉसफी डिस्कस की, आज मार्केट के अंदर ट्रेडर्स का एक मूड डिस्कस किया जो मेरे को लगता है बहुत जरूरी होता है। ये ज्यादा जरूरी है बजाय हम रोज की रोज सट्टे में और देखें कि हाँ भी कौन से कॉइन्स पकड़ने हैं, कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट करें। एक फिलॉसफी होती है जो आपको बीटीसी के इस तरह के मूवमेंट के साथ आपको मिल रही है। होप फॉर द बेस्ट कि बुल रन कंटिन्यू है, बट ये बुल रन के अंदर आपको एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं। मेक इट श्योर कि एंट्री पॉइंट्स अच्छे से आप उसका फायदा उठा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, आज थैंक यू वेरी मच फिर से समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो कार्यक्रम को यही समेटते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी 10 बजे। नमस्कार।